नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कोरोना पर आर पार की। जी हाँ, कोरोना अपना पूरा असर पूरे न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में, पूरे विश्व में अपना असर छोड़ रहा है और लगातार लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। उत्तर प्रदेश के दो कैबिनेट मंत्री मौत के मुंह में समा चुके हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य इस बात का भी है कि लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में केसेस का इजाफा हो रहा है। 70,000 केस प्रतिदिन निकल रहे हैं, यानी कि जो पिछले 24 घंटे में केस निकले थे वो करीब 70,000 थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गंभीर है ये बीमारी। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में भी लखनऊ और कानपुर सबको पछाड़ रहा है। अवध की नगरी लखनऊ में तो कोरोना बुरी तरीके से पैर पसार रहा है और कानपुर भी इससे पीछे नहीं है। यूपी भी ज़बरदस्त तरीके से इसकी चपेट में आ गया है और अभी तक कोरोना की वैक्सीन को लेकर के कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता कि कब तक वैक्सीन आएगी। हालांकि कई जगह पर वैक्सीन बनाने की बात चल रही है, लेकिन वो कब मार्केट में आएगी इसका अभी कोई अता पता नहीं है। लेकिन कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश में और देश में आर पार की लड़ाई हो रही है। विपक्ष एक और जहां सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी इसमें शिरकत की और मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिस तरह से हमने दिल्ली में काम किया है, ऑक्सीमीटर लेकर के हम घर घर जाएंगे, लोगों का ऑक्सीजन नापेंगे और लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। इन सब बातों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में आज पूरे विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने गिनाया कि कैसे उत्तर प्रदेश देश और उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। अमेरिका जो कि सबसे शक्तिशाली और साधन संपन्न देश है, वहां हमसे ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं और मौत भी हमसे ज़्यादा हो रही है। ब्राज़ील भी हमसे काफ़ी आगे है, हमने अब तक रोक रखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 4,000 पूरे देश में केसेस थे तब पूरे देश में पैनिक था, लेकिन अब 70,000 केसेस प्रतिदिन निकल रहे हैं तो वो गंभीरता भी दिखाई नहीं दे रही है। लोग उतने संजीदा नहीं है। आखिर क्या है इसका कारण और कैसे चल रही है आर पार की लड़ाई, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि आज सदन के अंदर क्या हुआ, कैसे समाजवादी पार्टी के एमएलसी साजन ने पीजीआई की पोल खोली और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने कैसे जवाब दिया। ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। सपा एमएलसी सुनील साजन का बार, स्वर्गीय मंत्री के साथ घटिया दुर्व्यवहार। क्या यूपी में सिर्फ योगी जी का सम्मान? कोरोना पर आर पार सीएम का तगड़ा बार। पहले आपको वो आवाज सुनाते हैं जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के एक जनप्रतिनिधि ने बयां किया है। ये है उत्तर प्रदेश के सपा एमएलसी सुनील साजन, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि अब ठीक हो गए हैं, लेकिन सुनील साजन ने यूपी के सदन पर पूरे के पूरे स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले सुनिए, फिर खुद ही समझ जाओगे कि आखिर है क्या। मैं भी कोरोना से संक्रमित हो गया था और राजधानी के सबसे अच्छे संस्थान पीजीआई में गया था। ये बात मैं नहीं शेयर करना चाहता था, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि आप जो आईना दिखाएंगे वो तो चमचमाता हुआ होगा, वहां कोई अव्यवस्था नहीं होगी। लेकिन मैं जो देख करके आया हूं 19 दिन पीजीआई में, मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं और सदन के माध्यम से अपने सभी माननीयों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फहमी में न रहे। हम तो ये कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी को कोरोना ना हो,
हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी। मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर था। अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 11 जुलाई को दोपहर में एडमिट हुआ और माननीय मंत्री जी 11 जुलाई की शाम को 5 बजे एडमिट हुए। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुर्भाग्य है हमारा भी, मान्यों का भी, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका भी। 8 लोगों का वार्ड, माननीय जी, 8 लोगों का वार्ड, जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं। डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम? वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के? तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है? मुख्यमंत्री। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं, किसी को ना हो। लेकिन उसके बाद मान्यवर, मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है? चलिए आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे। वो मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो माननीय शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते। और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए, वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। मतलब इतना गंभीर मामला। और मानवर, मैं दूसरी बात बता रहा हूं। मैं 19 समाप्त कर नहीं, मैं समाप्त कर दूंगा। अब हमारा केवल दर्द सुन लीजिए। मैं 19 दिन तक एडमिट था। 11वें दिन हमारी फिर टेस्ट हुआ, मैं फिर पॉजिटिव आ गया। फिर 4 दिन बाद टेस्ट हुआ, फिर पॉजिटिव आ गया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने फोन से हमसे कहा कि सरकार का शासनादेश हो गया है कि तुम घर पर रह करके ठीक हो सकते हो। इस सरकार की व्यवस्था पर भरोसा मत करो और जांच करा करके आप लिख करके देख आओ कि हमको इलाज नहीं कराना, हम होम क्वारंटीन रहना चाहते हैं। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं मान्यवर आपको। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि एक जांच और करा लेते हैं, हो सकता है कि हम निगेटिव आ जाएं। हमारी एक जांच हुई जिसमें मैं पॉजिटिव आया। नर्स ने कहा कि आप पॉजिटिव हैं। डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, हमको दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। हमारा सुबह दूसरा टेस्ट हुआ। जब दूसरा टेस्ट हुआ, जब शाम को मैंने कहा कि हमारी रिपोर्ट क्या आई, तो उन्होंने कहा कि आपका रेपर बदल गया था, इसलिए शाम को तीसरा टेस्ट होगा। जब तीसरा टेस्ट हुआ तो सुबह हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट क्या है, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका सैंपल बदल गया है, इसलिए आपका चौथा टेस्ट होगा। हमारा चौथा टेस्ट हुआ। चौथे टेस्ट में मानवर जानते क्या हुआ? जब हमने रिपोर्ट पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका फार्म तो वहां चला गया था लेकिन सैंपल नहीं गया है। तो हमने कहा 5वां कर लो। हमारा 5वां टेस्ट हुआ।
5वां टेस्ट हुआ और मैंने लिखित में दिया कि हमको पीजीआई में इलाज नहीं कराना है, हम घर में रह करके जो सरकार के निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम स्वस्थ हो जाएंगे। मैं पहला पेशेंट हूं सरकार के निर्देश के बाद जो ये लिख करके आया कि मुझे नहीं इलाज कराना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सभी डॉक्टरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर भगवान की तरह दिखता, हमको भी 19 दिन भगवान की तरह दिखा और हम भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन ये अव्यवस्था आखिर कैसे? ये हमने 2 कैबिनेट मंत्री खो दिए। दरअसल ये पूरा मामला तब का है जब स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान जी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पीजीआई में एडमिट हुए थे। उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को सुनील साजन ने बयां किया, जो बेहद ही दुखद और स्वास्थ्य विभाग की हकीकत को खोलकर रख दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कोरोना को लेकर भी जवाब दिया। समाज को गुमराह करके बेशर्मी के साथ आकर के धमकी देने वाले चेहरे, ये वही चेहरे हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर कलंक बनाने वाले चेहरे, और ये वे चेहरे हैं। और महोदय, आज के दिन पर देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर के साथ उत्तर प्रदेश कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहा है। हालांकि कोरोना को लेकर सरकार ने जवाब दिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर किसी भी मंत्री के साथ दुर्व्यवहार बेहद खराब है और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को बयां करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो ये चलिए कोरोना पर आर पार की लड़ाई। सुनील सिंह साजन को आपने सुना कि कैसे वो पीजीआई के बारे में बता रहे हैं कि चेतन चौहान जैसे प्रख्यात बल्लेबाज, भारतीय टीम में लंबे समय तक खेलने वाले, पूरे विश्व में देश का नाम कमाने वाले और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की देखरेख ढंग से नहीं की गई और वो व्यवस्था की भेंट चढ़ गए। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप माथुर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व सीएलपी लीडर हैं कांग्रेस के, बहुत वरिष्ठ नेता है। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप माथुर जी। डॉक्टर राकेश कपूर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मेदांता के डायरेक्टर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राकेश कपूर जी पीजीआई में डायरेक्टर रह चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश कपूर जी। और इसी के साथ में हमारे साथ में नरेंद्र सिंह जादौन भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह जी। और वीरेंद्र यादव विधायक समाजवादी पार्टी भी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है वीरेंद्र यादव जी। सीधे रुक करेंगे डॉक्टर राकेश कपूर जी का। राकेश कपूर जी, आज सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने एसजीपीजीआई पर करारा वो किया, वो अलग की बात है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि देश में 70,000 के केसेस करीब आ रहे हैं और कब मिलेगा इससे छुटकारा? और मैं यहाँ पे बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार अगर चाहे कोरोना को भगाए तो वो पॉसिबल नहीं है। इसमें मैं हमेशा ये मानता हूँ और विनम्रता से सबसे कहता भी हूँ कि ये हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोरोना से हमें जीतना है तो हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति समाज का, चाहे मोहल्ले में है, समाज का हर व्यक्ति, सब नेता लोग जो समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन सबको भागीदार बनना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं 70,000 केस डेली बढ़ रहे हैं, तो अगर हम इसका कारण देखें तो अनप्रोटेक्टेड जो भी हमारे मापदंड बनाए गए हैं, जो सरकार ने बताया है क्या करना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन, ग्लव पहनना या हैंड हाइजीन करना, भीड़ भाड़ में ना जाना, इससे बचना पड़ेगा। जब तक हम इनसे नहीं बचेंगे हमारी संख्या कोरोना की बढ़ती रहेगी। एक व्यक्ति अगर ऐसी जगह पहुंचता है भीड़ भाड़ की जगह पे जो संक्रमित है और वहां पे अगर 100 लोग हैं तो आप यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर वो उन सब 100 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं आएगी, हर इंडिविजुअल अपने घर के लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पूरी कंट्री लेवल पे,
तब तक हम इससे विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट हम लोगों की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक करें हम लोग के भी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक करें हम लोग की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की ज्यादा है, क्योंकि सरकार के भरोसे ही सब लोग रहते हैं, सरकार को चुनते हैं। सीधा रुख करेंगे नरेंद्र सिंह जादौन जी का। नरेंद्र सिंह जादौन जी, आज केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जमकर विपक्ष को निशाने पर रखा, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उससे तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आवाज नहीं आ रही। लगता है नरेंद्र सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। वीरेंद्र जी का रुख करेंगे। वीरेंद्र जी, आज आपके एमएलसी सुनील सिंह साजन ने सदन के अंदर पीजीआई को कटघरे में खड़ा किया, क्या कहेंगे आप? हमारे एमएलसी साहब ने जो आप बीती बताई, निश्चित रूप से उसमें सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका जो उन्होंने दर्द बयां किया आज इस दुनिया में नहीं है, बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आज जो स्थिति पैदा है, अगर इस तरह की अगर सरकार व्यवस्था करती तो मैं समझता हूं कि जो डॉक्टर है, जो कोरोना के लड़ने वाले योद्धा हैं, वो जो अपने माननीय मंत्री चेतन चौहान जी को नहीं जान पाते हैं, क्या मैं समझता हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ को ही जानते हैं, या उनके कैबिनेट के किसी लोगों को नहीं जानते हैं, या किसी विधायक को नहीं जानते हैं, या जिसको कोरोना हो गया उसको नहीं जानते हैं, तो हम किस आधार पर ये कह सकते हैं कि जब हम कोरोना से लड़ने के लिए चले हैं तो सरकार की क्या व्यवस्था है? एसजीपीजीआई में जो व्यवस्था हुई है, निश्चित रूप से हमारे एमएलसी साहब ने जो व्यवस्था, जो उस बात को कहने का काम किया है, आज स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं सामने आया है। बिल्कुल ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। प्रदीप माथुर जी, क्या कहेंगे आप? कोरोना को लेकर के आर पार की लड़ाई चल रही है, सदन में भी और सड़क पर भी। पक्ष के 2 कैबिनेट मंत्री इस कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश के चले जाते हैं। चेतन चौहान जी तो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर थे और वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। एसजीपीजीआई के डॉक्टर्स की मैं लापरवाही कहूंगा। आदरणीय कपूर साहब, डॉक्टर कपूर को मैं बड़ी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इन्होंने जो बात कही है वो एक जनरल बात कही है कि कोरोना से किस तरह बचना चाहिए। इन्होंने गाइडलाइंस बताई हैं, परंतु गवर्नमेंट को जितना करना चाहिए उतना कर नहीं पा रही है। चाहे ये पैसा रिलीज कर रही हो, चाहे कोई रिसोर्सेज दे रहे हो, वो एक कॉमन आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी साहब ने बखान की व्यवस्था, वो बड़ी दुख भरी दास्तान है। चेतन चौहान जैसे व्यक्ति के साथ ऐसी लापरवाही बरती गई तो आम आदमी का क्या होगा? और एक इतने जबरदस्त क्रिकेटर जिसके के लिए सभी दलीय लाइन से ऊपर उठ के जिसने संवेदना व्यक्त करी हो, ये बड़ा अफसोस की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? इस पार्टी में इतना झूठ बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी में, कि जुमले ही जुमले, बातें कुछ और होती हैं, मैदान में कुछ और होता है। कहते कुछ और है, बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। तो जनता को बहकाया जा रहा है कि भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है और भारतीय मारो पार्टी है। इसने तो हमेशा जो राज किया है, लाशों की राजनीति करी है, और इस तरह की राजनीति कर गई। ये सत्ता में आते हैं, ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। इसको इनके प्रधानमंत्री ने सबको आत्मनिर्भर बना के छोड़ दिया है। बोले अपनी सुरक्षा खुद करो, बाहर में जाए दुनियादारी, हमें तो कुर्सी चाहिए। कुर्सी किस तरह बचे? मध्य प्रदेश में भाई इलेक्शन करा रहे हैं, बिहार के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये कुर्सी कैप्चर करने की बात करते हैं। इन्हें जान से कोई सरोकार नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल बद से बदतर है। कोरोना में लोग मारे जा रहे हैं और अमित शाह तक कोरोना में चले गए हैं। तो इनकी बला से इनके आदमी स्वयं मर जाए, कुछ भी हो जाए, इनको कुर्सी कैप्चर करनी है बाई हुक और बाई क्रुक। सबका निंदा करता हूँ मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट का, जिस तरह से उन्होंने आज
भाषण दिया है अपना और विपक्ष को कटघरे में करने की कोशिश करी है। वो योगी जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनको कहना चाहिए कि सरकार फेल हो गई है, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मोदी जी ने तो हाथ खड़े कर ही दिए हैं। मोदी जी ने तो मौन धारण कर रखा है। ना वो कोरोना पे बोलते, ना वो चीन पे बोलते, ना वो नेपाल पे बोलते। मन की बात करते हैं, दिल की बात नहीं करते हैं वो। ठीक है प्रदीप जी बने रहिए। ठीक है प्रदीप जी बने रहिए हमारे साथ में। वक्त एक ब्रेक का हो चला, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष किस तरीके से अटैक कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष योगी जी ने भी आज काउंटर अटैक किया और जमकर लोगों पर निशाना साधा। तो लेकिन जिस तरह से ये मामला चल रहा है, कैसे सरकार निपटेगी, इस पर ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित अन्य प्रभावित जरूरतमंदों को भी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर की बीमारी किसी को न हो, इससे हम लोग बहुत डर लगता है। नाम सुनने पे ही डर लगने लगता है कि कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से इतना पैसा आए। लेकिन हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हम लोग का दवा इलाज गरीबों का हो रहा है। कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड की स्थापना की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया। महामारी की रोकथाम हेतु प्राथमिकता पर चिकित्सा उपकरण खरीदे गए। कठिन परिस्थितियों में विवेकाधीन कोष से हुई मदद ने उम्मीद जगाई है। जन जन को मिला सरकार का साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।
कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कपूर साहब को ही अभी सुन लीजिएगा आप। जी हाँ, तो वार प्रतिवार हो रहा है। विपक्ष जहां सत्ता पक्ष पर प्रहार कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष यानी कि योगी जी ने आज खुद कमांड संभाली और विधानसभा के अंदर जमकर प्रहार किया, पूरे विपक्ष को निशाने पर रखा। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हम सीधा डॉक्टर राकेश कपूर जी का रुख करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राकेश कपूर जी, वैक्सीन पर बात हो रही है। रसिया ने तो ऐलान कर दिया कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है, प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। बाकी कई जगह से वैक्सीन बनने की बात आ रही है, कहां तक पहुंचे हम? पूरे विश्व में, हमारा अपने देश में भी, रशिया में, इंग्लैंड, अमेरिका, सब लोग वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और प्रोबेबली वैक्सीन ही कोरोना पे एक विजय प्राप्त या कंट्रोल करने के लिए एक साधन है। अभी सब लोग क्लेम कर रहे हैं, थर्ड फेज की स्टडीज चल रही हैं, तो मैं इस पे तब तक नहीं कमेंट कर पाऊंगा कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल एक तरह की थेरेपी हो जाएगी जब तक क्लिनिकल एविडेंस इसके नहीं आता। लेकिन डेफिनेटली हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि ये विश्वव्यापी प्रॉब्लम है और WHO, हर देश का जितने भी साइंटिस्ट हैं, सब लोग इस पे लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे सक्सेस डेफिनेटली प्राप्त होगी। लेकिन जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इसमें अभी अक्टूबर नवंबर से पहले ये वैक्सीन मार्केट में नहीं आ पाएगी। लेकिन हमको स्टिल, मैं जो अपनी बात पे बार बार कह रहा हूँ, वैक्सीन का आना, दवा का आना, ये तब है जब हम सबसे पहले जो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, जो कि गाइडलाइंस दी गई हैं, अगर उसको हम फॉलो करेंगे तभी हम इस बीमारी से बचेंगे। और मैं एक छोटी सी शायरी यहाँ पे कहना चाहूंगा, सबका सुन रहा था विनम्रता से। गिले शिकवों का कोई अंत नहीं है साहिब, गिले शिकवों का कोई अंत नहीं है साहिब। पानी को ये शिकायत है कि पत्थर उन्हें बहने नहीं देते, और पत्थरों को ये शिकायत है कि पानी बह के हमको तोड़ देते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमें जो बहुत आरोप प्रत्यारोप एक हमारे जो एक डेमोक्रेसी है वो एक्सेप्टेबल है, बट इस समय पे मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, बट मेरी एज अ नागरिक मेरी सबसे गुजारिश यही होगा कि हमको इस समय नहीं, डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, आपने कहा अक्टूबर नवंबर तक वैक्सीन आने की उम्मीद है। ये अच्छी बात, हम लोग भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन WHO ने जो कहा है कि 2 साल तक ये बीमारी जाने वाली नहीं है, इसके क्या मायने हैं? न्यूज में ये था, ऐसा होता है कि इस बीमारी में, जैसे आपको याद होगा, पहले स्मॉल पॉक्स होता था, बहुत से वायरल इन्फेक्शंस होते थे, तो इसमें आपकी अपनी एक इम्यूनिटी डेवलप होती है। हमारे शरीर में बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जिससे इन्फेक्ट होते हैं, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज एक तरह के आपके शरीर की एक पुलिसमैन होती हैं, जिससे कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी। उसको नहीं मानता है कि हर्ड इम्यूनिटी से ये बीमारी दूर हो जाएगी। जब तक हमारे शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज नहीं डेवलप होंगे, तब तक हम इसको एक तरह से डिजीज रोधक
पुलिसमैन आपकी बॉडी के हैं, तभी हम इस डिजीज से इन्फेक्ट सब लोग होंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनने की हम उसको फौरन हमारी नहीं, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है डॉक्टर साहब कि दिल्ली में 28% लोगों में हार्ड इम्यूनिटी हो चुकी, यानी कि उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी, एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। अगर आप देखें, क्योंकि अभी टेस्टिंग और बढ़नी चाहिए, जितने ये अक्सर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स जो होते हैं, जिनमें बहुत सिम्टम्स नहीं होते हैं, 5-7 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि हम इनका कोरोना टेस्ट सबका नहीं कर रहे हैं, तो हमको पता नहीं चल रहा है। अदरवाइज जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं 6-7 दिन में ठीक हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनके अंदर ये जो इम्यून सेल्स हैं ये फौरन एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं और शरीर कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो वयस्क लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है बिकॉज ऑफ किडनी फेल्योर, या जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जो जैसे रीनल ट्रांसप्लांट के मरीज होते हैं जो इस तरह की दवाएं लेते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो, तो उनमें ये जटिल जो है रोग धारण कर लेता है। तो ऐसे लोगों को इसमें बहुत बचने की जरूरत है। मतलब एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि ये बात ठीक है कि एंटीबॉडी अपने आप से डेवलप हो रही है, इसका भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब तो हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, ऐसे में 2 साल शताब्दी में रह रहे हैं, ऐसे में 2 साल का वक्त बताना क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादा है? 2 साल ये पैंडेमिक है। प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने अमेरिका में देखा फिर से रिसर्जेंस हो रहा है। अगर आप इसमें न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल लें तो उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया इसके ऊपर। तो अगर आप इधर साउथ एशियन कंट्रीज को देखें, जैसे बैंकॉक है, थाईलैंड है, इवन वियतनाम है और ये कंट्रीज हैं, इनमें बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ। तो इनके कंट्रोल में अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम ये कि मान लीजिए स्टिल आपने देखा होगा पोलियो के कुछ एरियाज में फिर से पोलियो डेवलप हुआ। तो होता तो सवाल ये है, नहीं तो सवाल ये है डॉक्टर साहब, सवाल ये फिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? कमी कहाँ पर है? जरूरी होता है कि हम सत्य को समझें। भारत की आज पॉपुलेशन 135 करोड़ पॉपुलेशन है। आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमेरिका की पॉपुलेशन के बराबर हमारी पॉपुलेशन है। अगर आप इस चीज को देखिए, कुछ चीजों को हमें समझना है। अगर आप वास्तव में देखें तो जो लोग डिजीज, जैसे मैं एक अस्पताल कॉर्पोरेट में का मैं हेड कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे आईसीयूज में, सीसीएम में, हमारे ओपीडीज में हम वेल प्रोटेक्टेड बैठ रहे हैं, तो उनमें पॉजिटिविटी डॉक्टर्स में नहीं मिल रही है, या हमारे पैरामेडिकल स्टाफ में इतने लोग पॉजिटिव नहीं निकल रहे हैं क्योंकि दे आर वेल प्रोटेक्टेड। आप जिन लोगों में जो आज हमारे भी संस्थान जैसे मेदांता में कुछ लोग पॉजिटिव निकले, लेकिन अगर आप देखेंगे वो घर से बीमारी लेके आए। अभी जैसे मेडिकल कॉलेज में आपने सुना होगा, सरकार को क्या करना चाहिए सर जल्दी? नहीं, सरकार को क्या करना चाहिए सर जल्दी से बता दीजिए, क्या क्या और कदम उठाए जाने चाहिए? मास्क पहनना, प्रॉपर मास्क, सिर्फ कपड़े का या ऐसे घटिया सा मास्क पहनने से आप प्रोटेक्ट नहीं होंगे। सब दूसरी चीज, आपको डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। कम से कम 2 से 3 गज की दूरी अगर आप बना के रखते हैं, अगर आपको सिम्टम्स हैं तो अपने को आइसोलेट करिए। अगर आप पॉजिटिव आते हैं, होम क्वारंटाइन है, तो आपको अपने को बिल्कुल घर में आइसोलेट करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें अगर आप आ रहे हैं तो ये है ना सर, दिक्कत ये है ना सर, दिक्कत ये कि कितने लोगों के पास में अलग अलग कमरे हैं। यहाँ तो एक एक कमरे में पूरी 2-2, 3-3 फैमिली रहती है। आऊँगा आपके पास में। प्रदीप जी, आप सुन रहे थे डॉक्टर राकेश कपूर जी को, कह रहे कि सारे काम करने पड़ेंगे लोगों को, तब इससे बचा जा सकता है, जैसे दूसरे देशों में किया गया। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर कपूर एक बहुत ही सहमत हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 137-140 करोड़ होने जा रही है। और आप देखिए जैसे अनलॉक किया गया और लॉकडाउन के दौरान तो कर्फ्यू जैसा माहौल था, और हमारे यूपी में तो सैटरडे संडे को भी बंद रहता है, लॉकडाउन रहता है। पर जब अनलॉक होता है, बाकी 5 दिनों में तो गदर कटा होता है, लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, मार्केट में ऐसे चलते हैं जैसे रूटीन का मामला हो। जागरूकता की कमी है, लोगों का भय खत्म हो गया है कोरोना से। जब आपने बिल्कुल अभी सही कहा था रिपोर्ट में, जब 4000 पेशेंट थे तो लोगों को भय था, और जब
हमारे देश में 30 लाख पेशेंट हो गए, तब लोगों को भय खत्म हो गया है। परंतु हम रोज देखते हैं कि कितने लोगों की मौतें होती हैं। भगवान कोरोना में किसी को मौत ना दे, उनके घर वाले भी उनको नहीं छूते और उनको अस्पताल वाले ही और पुलिस वाले ही फूंक आते हैं। और जितने भी रिचुअल्स होती हैं, आपके तिया की बैठक और जो बैठकें होती हैं, शोक सभाएं होती हैं, उसमें भी कोई लोग नहीं जाते हैं। अजीब सा माहौल बना हुआ है, परंतु उस सब के बावजूद भी लोग आप जल्दी से ये बता दीजिए, कमी कहां पर है, सरकार को और करना क्या चाहिए? प्रदीप माथुर जी। ये बात ठीक है, लेकिन सरकार को क्या करना, ये बात ठीक है, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए जल्दी से बता दीजिए। नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे आप कोरोना के कैसे 70,000 से ऊपर निकल रहे हैं देश में, और उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है? अरे विश्वकर्मा जी, इन्होंने कानों में रुई डाल रखी है और जबान तलवे से चुपका रखी है, ना ये सुनेंगे ना ये बोलेंगे। नरेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है? नरेंद्र सिंह जी आपको आवाज मिल रही है? जी जी, मैं बोल रहा हूँ, अभी वो वक्त मिल जाए। मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले ना बोलेंगे ना सुनेंगे। जरूर, ये जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वैसे ही अपनी सुनाते हैं, सुनते किसी की नहीं है। ठीक है, आवाज ये पहुंच रही है हमारी। ठीक है, आवाज ये पहुंच रही है हमारी। वीरेंद्र जी का रुख करेंगे। वीरेंद्र जी, आप ही की बारी है, बताइए कि सरकार की कमी कहां से रह गई, क्या करना चाहिए सरकार को? और जिस तरीके से सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए उस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है इनकी। जिस तरीके से जो पूरा चेकअप होना चाहिए, रूटीन रूप में पूरा चेकअप नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार जब विधायकों को निधि ले सकती है, लोकसभा के सदस्यों की निधि ले सकती है, उत्तर प्रदेश का पूरा खजाना ले सकती है, डॉक्टरों का वेतन ले सकती है, उसके बाद जो सुरक्षा में लगे हुए पुलिस वाले उनका वेतन ले सकती है, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसका इन्होंने एक दिन का वेतन न काटा हो। उसके साथ ही जो पेंशनर है उनका इन्होंने काट लिया पैसा, तो आखिरकार वो पैसा जा कहाँ रहा है? आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार उसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? जिस प्रकार से जितना चेकअप होना चाहिए उतना चेकअप नहीं हो पा रहा है। सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एक तरफा अपना जो है राज चला रहे हैं। वीरेंद्र जी, कोरोना में अपना जो है राज चला रहे हैं। जी सवाल सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी ने। वीरेंद्र जी सवाल सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने आज सदन के अंदर कहा, वो आंकड़े गलत नहीं प्रस्तुत करेंगे, कि विश्व में जितनी, सुनिए, सुन लीजिए, सवाल सुनिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए। देश में मृत्यु दर 3% है, विश्व में भी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर मात्र 1.3% है। इसको आप सरकार की उपलब्धि नहीं मानेंगे? बाजीगरी है, ये आंकड़ों की बाजीगरी है, इनसे सीखिए। ये जो आंकड़ा, एक्चुअल जो आंकड़ा है वो आंकड़ा नहीं देते हैं, वो उस आंकड़े को छिपा कर रखने का काम करते हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी में लोगों का जो जांच होना चाहिए वो जांच नहीं हो पा रहा है, ये अपनी कमी को हमेशा छिपाने का काम करते हैं। कमी को अगर उजागर आप सवाल सुन लीजिए वीरेंद्र जी। अब अमेरिका की आबादी, और जैसे प्रदीप जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब बराबर है, थोड़ी सी ज्यादा, वहां 33 करोड़ है और हम यहाँ पर 23-24 करोड़ हैं, लेकिन जितने केसेस वहां अमेरिका में निकल रहे हैं उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश तो कुछ भी नहीं है, जबकि अमेरिका साधन संपन्न है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चेकअप कराती तो निश्चित रूप से पर डे उसकी संख्या ज्यादा आती, लेकिन जो बस व्यवस्था देने की बात कागजों पर करते हैं, मूर्त रूप से ये नहीं करते हैं। आज हॉस्पिटलों की स्थिति देख लीजिए, जितने पैसे हैं अगर उसमें वेंटिलेटर लगाते या और उसकी व्यवस्था करते तो आखिरकार उत्तर प्रदेश का खजाना का पैसा क्या हो गया? चारों तरफ जो स्थिति पैदा हो गई है, निश्चित रूप से हम उसमें कह सकते हैं कि इसमें आंकड़ों की बाजीगरी है और उस ओरिजिनल आंकड़े को ये हमेशा दबाने का काम करते हैं। जी ठीक है, जी
ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि नरेंद्र जी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? आप जवाब दे सकते हैं, सारा पूरा विपक्ष, तो आप जवाब दे सकते हैं, सारा पूरा विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है कि कोरोना को ढंग से समेटा नहीं जा पा रहा है। जी, रिकवरी कितनी बड़ी संख्या में हो रही है, रिकवरी कितनी हो रही है? आपके कैबिनेट मंत्री जो कोरोना में एक्सपायर हो गए, कितनी रिकवरी हो रही है? ये व्यवस्था आपने क्या वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र जी, पहले नरेंद्र जी को बोल लेने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। प्रदीप जी, पहले नरेंद्र जी को बोल लेने दीजिए, मौका दीजिए पूरा। समाज के सहयोग की आवश्यकता है इसमें। जो 1 महीना 2 महीने शुरुआत में जो पालन किया था लॉकडाउन का लोगों ने, वो अब लापरवाही हो रही है। जैसे हमारे सज्जन बताया, डॉक्टर बताया कि अब जो 5 दिन बकाया बचते हैं वो लोग बिल्कुल लापरवाही से चल रहे हैं। तो हमको लॉकडाउन का 2 गज दूरी बहुत जरूरी का पालन करना चाहिए इस मंत्र का, तभी हम सब बच सकते हैं। और जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमको इसमें सचेत रहना पड़ेगा और सबको रखना पड़ेगा सचेत। आपको तो कहना है कि वो पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया ये सब दिखाई दे रहा है। अभी डॉक्टर साहब ने पूरा आंकड़ा भी दिया है कि आबादी का अंतर कितना है, परसेंटेज कितना है यहाँ का, और दूसरे देशों के दूसरे प्रदेशों में अंतर कितना आया है, यहाँ कितनी व्यवस्था की है, कितने लोगों को आने, जो प्रवासी भारतीय आए हैं उनको कितना पैसा दिया गया है, कितना अनाज दिया गया है, ये आपका जानकारी नहीं है आपको? कितना प्रवासियों को कितना सरकार ने पैसा दिया है, कितना खिलाया, हम लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी जो है, हमारी सुनिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह खिलाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी क्या की है? ये आप क्यों सुन रहे हैं इसको? आपको इसकी जानकारी नहीं है क्या? पूरी जानकारी है, हम लोग को पूरी जानकारी। प्रवासी मजदूर आए हैं, उनको घर बैठे भोजन दिया जा रहा है, काम का पैसा दिया जा रहा है, जानकारी नहीं है आपको क्या? जो नौकरी इसकी जानकारी आपको, इसकी जानकारी भी आपको रखना चाहिए कि सरकार कर क्या रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, और जो नौकरी करके आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, कितने प्रवासियों को भोजन, जी प्रवासी मजदूरों को कितना दिया जा रहा है ये आपको जानकारी नहीं है। आप तो ये कहते हैं वो पैसा ले लिया, डॉक्टरों को पैसा ले लिया, पुलिस वालों को पैसा ले लिया, और आप कहते हैं भाजपा तो जुमलाबाजी करती है, वो कहती है तो भाजपा ने जो कहा है वो किया है। चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे जिन 70 बातों को जो कहा है वो किया है। आप कहते हैं मंदिर की बात करते हैं, मंदिर की बात तो आप सोचते भी नहीं है। आप इतना डरते हैं मंदिर से, आप इतना डरते हैं मंदिर से, उसकी बात भी नहीं करते। जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विकास, आपने मंदिर की बात शुरुआत की है, आपने मंदिर की बात शुरुआत की है। माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय अखिलेश जी, आपने हमने मंदिर की बात इसलिए की है कि आपने उसकी शुरुआत की, आपने मंदिर की शुरुआत की है, इसलिए हमने कहा है कि अगर हमने मंदिर की बात की है तो मंदिर का काम पूरा किया है। अगर हमने 370 की बात की है तो हमने 370 का काम पूरा किया है। हमने जो किया है वो तुम सोच नहीं सकते। नरेंद्र जी, थोड़ा कोरोना पर भी बोल दीजिए भाई। 370 मंदिर ये कब तक चलता रहेगा? लोग कोरोना से परेशान हैं। उसको सोच भी नहीं सकते। जो हम करते हैं, जो आपने दीजिए भाई, उत्तर प्रदेश आप लोग उसको सोच भी नहीं सकते जो हम लोग करते हैं। जो हमारी केंद्र सरकार ने किया है, जो प्रदेश सरकार ने है, वो सोच भी नहीं सकते और सोचा भी नहीं होगा कि 370 कभी समाप्त होगी। देश में जो काम किया है आप तो चिल्लाना जानते हैं केवल। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा विकास किया? कौन सा विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? कौन सा विकास किया? वीरेंद्र जी, सवाल लेने दीजिए भाई। नरेंद्र जी, आपसे सवाल है। नरेंद्र जी, ये राम मंदिर और ये कब तक चलता रहेगा? कुछ कोरोना पर भी बता दीजिए, आखिर कंट्रोल कब होगा? कोरोना पर ये भी बता दीजिए। हमको इसकी जरूरत है, हम सबके सहयोग से इसको दूर कर सकते हैं। मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज दूर रहना जरूरी है, जो डॉक्टर साहब ने बताया उसका पालन करना चाहिए। नहीं, अगर जनता नहीं सुन रही है तो उन पर तो कुछ दूसरे उपाय करने पड़ेंगे ना। नरेंद्र सिंह जी, अगर जनता नहीं मान रही है
तो क्यों नहीं कर्फ्यू लगा देते हैं आप? महीने लगा के देख लिया गया है, अब जानकारी भी है सबको जानकारी है कि हम कैसे बच सकते हैं। इसके बाद भी लापरवाही हो रही है और उस पर भी थोड़ा थोड़ा सख्ती की जा रही है, एक साथ सख्ती नहीं की जा सकती, लेकिन जो भी रिकवरी है, जो भी प्रदेश दूसरे प्रदेशों से की तुलना में हमारे प्रदेश में, दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में ज्यादा रिकवरी और ज्यादा व्यवस्था हुई। ठीक है नरेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट बता दीजिए। ठीक है नरेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट बता दीजिए कि कैसे रोकेंगे कोरोना को। देश के लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा है, समय कम इसलिए है, अपने से बच रहे हैं। समय कम है हमारे पास, समय समाप्त हो रहा है जी। नरेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट, कैसे रुकेगा ये कोरोना? ये सबको तभी रुकेगा ये, ठीक है जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब सबको सहयोग करना पड़ेगा इसमें लॉकडाउन पालन करने के लिए, उनके नियमों का पालन करने। जी, आपका फाइनल कमेंट। सिर्फ बीजेपी यही करती है। आप देखिए क्या करती है। उन्होंने नियम कानून बना दिया, उसका पालन क्या चाहिए बताइए ना। आज में जनता भूखों मर रही है, जनता भूखों मर रही है। आपने कौन सी व्यवस्था की है? आप भी गांव में रहते, हम भी गांव में रहते होते तो आप ये ना कहते, गांव में रहते होते तो ये ना कहते, प्रवासी मजदूरों को भोजन दिया जाए। हो गया आपका समय, हमारे पास इतना ही है। प्रदीप जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी, आपका फाइनल कमेंट। सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए और क्वारंटाइन में रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंस में रहना चाहिए और सरकार को भी सजग होना चाहिए। वर्तमान सरकार बुरी तरह से फेल है और ये कोरोना को ना तो केंद्र सरकार करा पा रही है, ये आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, कंपैरेटिव स्टडी करती है। ये चैलेंज करिए ना उसको, प्रदेश की इतनी चैलेंज करिए, आंकड़े चैलेंज करिए। आप जो आंकड़े अगर बाजीगरी है तो आंकड़े चैलेंज करिए, आंकड़े का चैलेंज करिए ना आप। आंकड़े की बाजीगरी करिए ना। नरेंद्र जी, समय समाप्त हो गया हमारे पास। डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। प्रदीप जी, नरेंद्र जी, ये जादूगरी है, ये आंकड़े फेल हैं, ये आंकड़े गलत हैं। पूरे बाजीगरी भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है भाई, डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। वीरेंद्र जी, डॉक्टर राकेश कपूर जी को सुन लेते हैं फाइनल कमेंट के रूप में। करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपया दिए हैं। सारे लोग वही कर रहे हैं, सैनिटाइज करिए और मास्क लगाइए, सब ठीक है। ठीक है, ठीक है। राकेश कपूर जी, आपका फाइनल कमेंट। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और सरकार को क्या सजेस्ट करेंगे? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सरकार की कोई प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए, सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और एज अ डॉक्टर मैं ये कहूँगा कि हर प्रदेश की सरकार बहुत कोशिश कर रही है, सिस्टम्स को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक मैंने जैसे शुरू में कहा हम सब नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, हम सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं छोड़ सकते हैं। सर मजबूरी समझिए कहाँ तक जागरूक होगा आदमी? पहले खाना खाएगा, भूखों मर रहा है कि वो जागरूक होकर के जान बचाएगा? कि अगर हम ये कहें ये हमारी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज हम ये कहें कि 147 करोड़ 140 करोड़ जनता को सिर्फ सरकार खाना खिला देगी, सबको भूखा नहीं रख सकेगी, नहीं पॉसिबल है। जैसे अभी माननीय जल्दी से 30 सेकंड 40 सेकंड में अपनी बात कर दीजिए कि जनता को क्या करना चाहिए और जनता को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए। जैसे पीजीआई की बात हुई, डेफिनेटली एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज हुई है जो हुई है, लेकिन हम सबको इसमें जागरूक होना है। हम एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं छोड़ सकते हैं, ये समय एकजुटता का ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम सब की जिम्मेदारी है और तभी इस कोरोना की महामारी से बचा जा सकता है जब हम सब मिल करके इससे लड़ेंगे। और जो गाइडलाइन सरकार ने दी है, क्योंकि कर्फ्यू या लॉकडाउन कोई हल नहीं है समस्या का, और लॉकडाउन इसलिए किया गया था जिससे लोग इस बात को समझ ले
लोगों को इस बात की जानकारी है लेकिन लापरवाही कर रहे हैं। हमको इस लापरवाही को छोड़ना होगा, मास्क लगाना होगा, हाथ बार बार धुलने होंगे, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी होगी और तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे और दूसरों को भी बचा पाएंगे। यही एक चारा है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।